देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि किस तरह से होगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि दूसरों से खाना लेता है ना। जैसे कि हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक। हम हेटरोट्रॉफिक हैं, हमें खाने के लिए प्लांट्स पे एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो जो इस टाइप का न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में होने वाला है। वो कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड 5 इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को इनटेक करना, मतलब खाना, ठीक है। डाइजेशन में फूड आपका डाइजेस्ट होगा और इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे उनको तोड़ा जाएगा सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाएगा सिंपलर फॉर्म में। उसके बाद जो सिंपलर फॉर्म है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या किया जाएगा? ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को भेजा जाएगा पूरी बॉडी के पास यूज करने के लिए और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। और इस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में, इस पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो वेस्ट बचा, सॉलिड वेस्ट, उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं जो कि किसी भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है विद डायग्राम। तो आप लोग क्या करते हो कि एग्जाम में आता है बस लिख के चले आते हो, ठीक है। उसको डायग्राम नहीं बनाते भाई, डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट है, नंबर मिलेगा भाई, ठीक है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ना तो माउथ है ना तो पैर है इसके, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपनी बॉडी के जो स्यूडोपोडियाज है, अपनी बॉडी से कोई भी स्ट्रक्चर निकालेगा, इस तरह से कप बना लेगा और इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया को लेके जाएगा फूड पार्टिकल्स की पास और उसके बाद इस पोडिया को इस तरह से क्लोज कर लेगा और उसको क्या कर लेगा? इंजेस्ट। तो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया इंजेशन, ठीक है। फूड को अंदर लेना क्या हुआ? इंजेशन हो गया। अब इसको जब बॉडी के अंदर लेके जाएगा, ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे वैक्यूल में लेके गया, फूड वैक्यूल हम इसको बोलेंगे। और इस वैक्यूल को लेके अब इसमें क्या करेगा? इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, या डाइजेस्टिव केमिकल्स होते हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके भेज देते हैं सेल फ्लूइड में, मीन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और अब बचा क्या? अब बचा वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो चुका है और ये जो सिंगल सेल ही है तो यूज भी करेगा, उसको एसिमिलेशन भी कर लेगा। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये बॉडी सरफेस से यहाँ पे देखिए उसको बाहर रिलीज कर दे रहा है, मतलब इजेशन कर रहा है, पर किसके थ्रू? बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो कि अमीबा में होते हैं और अमीबा की खासियत ये है कि ये सारा काम एक सेल कर रहा है, सिंगल सेल कर रहा है, क्योंकि अमीबा क्या है? खुद एक यूनिसेलुलर है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं पूरे पूरे काम करने के लिए, पर ये बेचारा, इसके पास तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ये अकेला काम करता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं किसी सेल की, मैं सारा काम खुद करूंगा अकेले, ठीक है। मैं सिंगल सेलुलर हूँ, मैं सिंगल आर्मी हूँ, सिंगल सेल आर्मी हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल सारा काम अकेले कर रहा है, इंजेशन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी और इजेशन भी, ठीक है। तो ये था अमीबा में डाइजेशन। अब हम बात करेंगे अपनी, मतलब डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लंबी चौड़ी एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमंस के पास, ठीक है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और जिसका काम है डिफरेंट डिफरेंट काम करना। इंजेशन कोई और करेगा, डाइजेशन कोई और करेगा, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन कोई और करेगा और इजेशन भी कोई और करेगा, ठीक है। बेचारे अमीबा के पास कुछ नहीं था, वो बेचारा नहीं था, वो बहुत स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडीज की बात करें हम, तो यहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे जाके खत्म होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है जब पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या क्या हैं, तो वो लीवर और पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी लिख के चले आते हैं। नहीं, ये तीनों पार्ट्स नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ आता है, आपका फूड पाइप आता है, ठीक है, आपका स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है और एनएस आता है, ठीक है। एनएस एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें आती हैं, ना कि लीवर,
पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आता, ठीक है, अभी हेल्प तो ये भी करेंगे डाइजेशन में, तो मैम क्यों नहीं आता, क्यों नहीं, इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, कैनाल का मतलब होता है पाइप जैसी जगह, खाली जगह। अब लीवर और पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये ऑर्गन्स है, इनमें खाना जा नहीं रहा, इनमें कोई कैनाल नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कैनाल नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी कैनाल है, मतलब खाली जगह है, पूरी पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ओके। पर पेनक्रियाज और लीवर में ऐसी कोई खाली जगह नहीं है, ठीक। और जो फूड है ना, वो माउथ से आएगा फूड पाइप में, फूड पाइप से आएगा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। वो लीवर, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर के पास नहीं जाता है, ठीक है, उससे होकर नहीं पास गुजरता। ये सब अपना डिलीवरी बॉय है ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंचा देते हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड इनके पास लेने नहीं जाता, ओके। तो ये डिलीवरी बॉय। अब देखो, ये घर है एलिमेंट्री कैनाल पूरा। अब घर में अगर डिलीवरी बॉय को डिलीवर करने आया, तो अब ये तो ना बोलोगे कि वो उसका मेंबर हो गया, ये नहीं बोल सकते हम। सो सेम एज इट इज, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आपका माउथ है, ठीक है, आपका फूड पाइप है, इसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास इसका पार्ट नहीं है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों और कैसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहला हमने सब पढ़ा था इंजेशन। इंजेशन का मतलब है फूड को इनटेक करना, और तब सब समझ ही गए होंगे कि फूड इनटेक हम तो माउथ से करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलो माउथ की बात करते हैं। तो माउथ में आपके 3 ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स हैं आपकी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक। ये दो दो के पेयर्स में रहने वाली हैं। ये तीनों ग्लैंड्स को हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे माउथ में टीथ मिलने वाले हैं। तो टीथ आपको जानते हो कि च्यूइंग में काम करते हैं, और टंग है जो कि फूड को मिक्स करती है, फूड और सलाइवा को क्या करती है, मिक्स करती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सलाइवा की, कि भाई सलाइवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो सलाइवा है ना, आपके फूड को मॉइस्चराइज करता है, लुब्रिकेट करता है, जिससे कि आसानी से आप खाना निगल पाते हो, ठीक है। और इसके अलावा उसमें सलाइवा पूरा जब मिक्स हो जाता है, तो वो पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। और आपके सलाइवा में ना एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीबॉडी ए का काम होता है कि एंजाइम्स या पैथोजेंस को किल करना। तो एक तरह से वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक। वो जो खाने के साथ बैक्टीरियाज या जर्म्स पैथोजेंस आए, उनको क्लीन करना, उनको खत्म करने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा वो पीएच भी मेंटेन करके रखता है सलाइवा आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। कहीं पे आपको अमाइलेज मिलेगा, कहीं पे सलाइवरी अमाइलेज मिलेगा, तो दोनों ही सेम है। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक सलाइवरी अमाइलेज क्यों यूज किया वर्ड, क्योंकि अमाइलेज अभी एक जगह और पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसके बाद भी। तो सलाइवरी अमाइलेज इंडिकेट करता है कि सलाइवा वाला ही अमाइलेज है, कोई दूसरा नहीं, ठीक। तो ये सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, तो खाने में जो स्टार्च गया आपके, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, माल्टोज सिंपलर शुगर्स में आएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, मींस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में। कौन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो मुंह में खाना गया नहीं कि डाइजेशन शुरू, ठीक है। सबसे पहले किसका डाइजेशन हुआ, सबसे पहले डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा गया सिंपलर वन में। सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में किसने तोड़ा, किसने किया ये महान काम, ये काम महान किया सलाइवरी अमाइलेज ने। तो सबसे पहले डाइजेशन शुरू हुआ माउथ से। सबसे पहला डाइजेशन किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुआ और सबसे पहले हुआ किसका डाइजेशन। तो सबसे पहले कुर्बानी दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक। तो ये तो था केमिकल फंक्शन, मींस एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है ये, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल फंक्शंस की। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे माउथ में टीथ कितने हैं, क्योंकि चबाने का काम, कटिंग का काम, ये काम तो टीथ ही करने वाले हैं। तो हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इंसीजर,
सीजर से याद रखना, सीजर क्या करती है, काटने का काम करती है, ठीक है। बोलते ना तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है, तो बोलिएगा जुबान ही कैंची की तरह चलती है, आगे के इंसीजर्स कैंची की तरह चलते हैं, ठीक। तो इंसीजर्स आगे प्रेजेंट होते हैं, ये जो 4 टीथ हैं ये क्या है, इंसीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स होते हैं, इसी के बगल में ये कैनाइन्स हैं। कैनाइन्स फाड़ने का, चीरने का काम करते हैं, ठीक है, वैम्पायर जैसे निकले होते हैं जो। उसके बाद है प्रीमोलर्स, तो ये प्रीमोलर्स का पेयर है। उसके बाद है मोलर्स, ये तीन तीन मोलर्स हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये टोटल 32 टीथ्स हैं। अब इसका फॉर्मूला है इंसीजर्स 2/2, कैनाइन्स 1/1, प्रीमोलर्स 2/2, मोलर्स 3/2 into 2। अब कैसे है मैम ये फॉर्मूला, तो देखो बेटा हमने अपने माउथ को ना ऐसे डिवाइड कर रखा है, इस तरह से। एक मिनट, जब हमने टीथ का फॉर्मूला बनाया तो हमने इसको ऐसे बीच से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी ये दो हैं, नीचे भी दो हैं, तो यहाँ पे भी दो दो इंसीजर हो गए। फिर आपका कैनाइन एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक एक कैनाइन हो गया। फिर प्रीमोलर दो हैं ऊपर दो नीचे हैं, तो यहाँ पे दो दो हो गए। उसी तरह मोलर्स तीन ऊपर तीन नीचे, तो तीन ऊपर तीन नीचे कर दिए। और इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि भाई यही सेम चीज यहाँ पे भी तो है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया। और जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 32, ठीक है। क्या आंसर आया, 32। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस था, मीन्स ये पूरा फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है। चलिए माउथ से आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारी फूड पाइप पे। देखिए माउथ है, खाना हमने चबाया कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस में और फूड पाइप में। तो फूड पाइप के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। और ये पूछा जाता है कि फूड पाइप में कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसमें कि डाइजेशन नहीं होता। तो डाइजेशन नहीं होगा आपका फूड पाइप, और एक और पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और फूड पाइप ऐसे पोर्शंस हैं एलिमेंट्री कैनाल के जिसमें कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक। तो फिर मैम होता क्या है जब डाइजेशन नहीं कर रहा, कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अरे ऐसे थोड़ी ना कोई तो काम कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब फूड गया माउथ से तो उसको स्टमक तक जाने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो रास्ता कौन देगा, फूड पाइप देगा, ठीक है। और ये आगे जब फूड को धकेलेगा तो एक मूवमेंट करेगा जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब यहाँ से प्रेस होता है ये, तो ये फूड आगे को धकेलता है, ठीक है, फिर यहाँ से प्रेस कर रहा है, तो इस तरह से ये आगे इसको ढकेलता जा रहा है। और कहाँ तक लेके जाने वाला है, स्टमक तक लेके जाने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल इस तरह का पेरिस्टालसिस करती है, स्टमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, ठीक है। तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने का काम किसका है, फूड पाइप भेजेगी इसको आगे और खाना जाएगा स्टमक में। अब बात करते हैं हम स्टमक की, ठीक है। अगर आप स्टमक के देखिए तो स्टमक के मेनली 3 पार्ट्स हैं, फंडस, ये ग्रेट कर्वेचर जो आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे पाइलोरस है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये फूड पाइप है, ओके, ये फूड पाइप है, यहाँ पे आके कनेक्ट हुई है और यहाँ पे कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और ये बीच में क्या है, हमारा स्टमक है। तो ये जो कनेक्शन है फूड पाइप और स्टमक के बीच का, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक या कार्डिया स्पिंस्टर, ओके। और ये जो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो जॉइंट है या फिर बोल सकते हैं जंक्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्पिंस्टर। और ये बीच में है स्टमक। तो ये स्पिंस्टर होता क्या है, स्पिंस्टर बच्चे एक मस्कुलर रिंग होती है जो कि खाना अगर स्टमक में आ गया तो उसको वापस फूड पाइप में नहीं पुश करने देती, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर खाना वापस चला गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको दोबारा स्टमक में नहीं आने देती, ठीक। तो एक तरह का बैरियर क्रिएट करती है, इंश्योर करती है कि खाना आगे ही जाए पीछे ना जाए, ठीक, वापस ना आए। हालांकि ऐसा हो जाता है जब हमें वॉमिटिंग होती है तो फिर खाना पलट के बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें इंटरनल लाइनिंग की, तो ये स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। अब ये जो म्यूकोसा लाइनिंग है ये सिक्रीट करती है म्यूकस, ठीक है। क्या सिक्रीट करने वाली है, ये म्यूकस को सिक्रीट करने वाली है। अब क्वेश्चन है कि मैम ये म्यूकस क्या काम करेगा, भाई ये म्यूकस बहुत बड़ा काम करेगा, उसको हम अभी समझेंगे कि वो क्या काम करता है, ठीक है। पहले हम आगे बढ़ते हैं।
तो इस जो इनर लाइनिंग है इस पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको। कौन सी ग्लैंड्स बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगी मैम? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, ये सिक्रीट करने वाली हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस नहीं, कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? इस गैस्ट्रिक जूस में, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ओके, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करेगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें होती हैं, HCl और पेप्सिनोजन। ठीक है, ये दो चीजें सिक्रीट करने वाला है। तो HCl तो एसिड है, बहुत बड़ा भयंकर एसिड है। ठीक है, आप किसी ताले पे डालो मेटल के तो वो भी गल जाए, इतना भयंकर एसिड है। तो ये हमारे पेट में क्या कर रहा है? हमारे पेट में तो नहीं है, मतलब लोहा तो नहीं है ना, ताले तो नहीं है, तो मैम ये कर क्या रहा है? भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फूड को डाइजेशन करना। और इसके अलावा क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, तो खाने के साथ जब आप अंडे संड खाते रहते हो ना, जंक फूड हो गया और बाहर का खाना, तो उससे बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। तो उनको किल करने का काम कौन कर रहा है? HCl करेगा। ठीक है, तो मीन्स प्रोटेक्शन कर रहा है आपकी। इसके अलावा इसका भी एक इंपॉर्टेंट काम है, वो है पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करना पेप्सिन में। ठीक है, अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये पेप्सिन कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा मैम? बेटा अगर ऐसा ना हुआ ना तो आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, और फिर ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में, और यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन। तो आप यहाँ, अब यहाँ पे देखिए स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ? स्टमक में डाइजेशन हुआ प्रोटीन्स का स्टार्ट। ओके, प्रॉपर नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100% टूट गई, नहीं, अभी प्रॉपर नहीं हुआ, इतनी आसानी से थोड़ी ना होता है, अभी और प्रोसेस आगे बाकी है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो गई। ठीक है, और इसके अलावा मैम आपने ये नहीं बताया कि म्यूकस लाइनिंग क्यों होती है। तो बच्चे HCl मैंने क्या बताया, ताले को भी गला दे, तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? वो तो बेचारा प्यारे से मसल से, सॉफ्ट से मसल से बना हुआ है, तो हमारा स्टमक कैसे सेव है? तो यही जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना, ये HCl को हार्म नहीं करने देती, हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है प्यारी सी लाइनिंग। ठीक है, ये HCl से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, और HCl हमें बैक्टीरिया जम से प्रोटेक्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टमक का काम हो गया भाई, अब खाना कहाँ जाने वाला है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? डिओडिनम में। ठीक है, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा? डिओडिनम में जाएगा। ये देखिए स्टमक के नीचे क्या है? डिओडिनम है, तो खाना हम यहाँ भेजने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ताकि आपको फंक्शनिंग समझ में आ जाए। तो ये देखिए डिओडिनम है, और लीवर से ये लेके आ रहा है इस तरह की ग्रीन पाइप जो कि जुड़ी हुई है डिओडिनम में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम में, और यहाँ से पैनक्रियाज भी लेके आ रहा है अपनी एक पाइप, वो भी जोड़े दे रहा है यहाँ पे डिओडिनम में। ठीक है, तो ये लेके क्या आ रहा है आखिर? जो लीवर है ना, वो बाइल जूस बनाता है, प्रोडक्शन किसका करता है? बाइल जूस का। और यहाँ पे जो छोटा सा बैग देख रहा है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और उसके बाद भेजा जाता है डिओडिनम में। और यहाँ पे जो पैनक्रियाज है ना, ये सिक्रीट करने वाला है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अब इस जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। और बाइल जूस का क्या काम होता है मैम? बेटा बाइल जूस कोई डाइजेशन नहीं करने वाला। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जो कि डाइजेशन नहीं करता है? वो है बाइल जूस। ये डाइजेशन नहीं करता है, तो फिर ये करता क्या है? तो वो भी जान लेते हैं कि भाई क्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बाइल जूस करने वाला है फैट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा, फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब बाइल जूस इस फैट, बड़े से फैट ग्लोब्यूल्स के साथ जुड़ते हैं ना, तो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? ताकि इनका डाइजेशन आसानी से हो सके। ठीक है, आगे जाकर इनको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करता है, ना कि डाइजेशन करता है। ओके, किसका इमल्सिफिकेशन करेगा?
फैट ग्लोब्यूल्स का, बड़े 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 फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। ये काम है बाइल जूस का। ये डाइजेशन नहीं करेगा, सिर्फ ब्रेक डाउन करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पैनक्रियाटिक जूस पे। अब देखो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एंजाइम्स सिक्रीट करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसमें, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी, पॉलीपेप्टाइडेज। ये जब एंजाइम्स है ना, ये एक्टिव होकर क्या बन जाते हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनकी एक्टिव फॉर्म क्या है, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। आपको वैसे ये एक्टिव फॉर्म याद करनी है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमाइलेज क्या करने वाला है। अब मैंने आपको बताया था ना, माउथ में भी सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, और यहाँ पे एक और अमाइलेज है, इसको हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये अमाइलेज माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन तोड़ेगा पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में, और लाइपेज तोड़ेगा इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड में। ठीक है, इस तरह से आगे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे ये सारे एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके एंजाइम से ही क्वेश्चंस बनने। ठीक है, अब इसके बाद आगे खाना भेजा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन के एक्चुअली पार्ट कितने हैं। तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, डिओडिनम हम पढ़ चुके हैं, बाकी के 2 पार्ट्स भी पढ़ लेते हैं। तो ये डिओडिनम है जो कि स्टमक से अटैच थी, ये जेजुनम है। ठीक है, और उसके बाद ये इलियम है। इलियम अटैच्ड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से, और जो पूरा फूड है ना वो यहाँ पे आगे इस तरह से भेजा जाएगा। लंबी सी पाइप होती है ये। ठीक है, बहुत लंबी सी पाइप है ये। तो खाना इस तरह से पेरिस्टलाइसिस करते हुए घूमता 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 कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये पाइप इतनी बड़ी क्यों है मैम? बच्ची पाइप इतनी बड़ी इसलिए है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना खाने का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो खाना यहाँ पे रुकना जरूरी है ताकि इसका डाइजेशन अच्छे से हो सके, इसलिए पाथ को लंबा करने के लिए इतनी ज्यादा मैगी की तरह मुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइन में। अभी देखो मैंने क्या बताया कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं। तो यहाँ पे माल्टोज मिलेगा, माल्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कौन तोड़ेगा, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद सुक्रोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम। लैक्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कौन तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ेगा डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स तोड़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स टूटने का न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड्स में, और न्यूक्लियोसाइड टूटने वाला है शुगर और नाइट्रोजन बेस में, और डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स जो कि फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं उसको लाइपेजेस तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये फर्दर डिवीजन पूरा होने वाला है। अब क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो आपको माल्टोज याद रखना है, सुक्रोज याद रखना है, लैक्टोज याद रखना है, और ये लाइपेजेस याद रखना है, और पेप्टाइडेजेस। तो ये 5 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये 5 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेस्टाइन में, जो कि पाए जाते हैं और पूरी डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, मॉलिक्यूल्स पूरी तरह टूट चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए। ओके, तो डाइजेशन हमारा पूरा हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा वो क्या है, वेस्ट है। ठीक है, उसको भेजा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, कॉलन, रेक्टम और एनल कैनाल। सो ये कॉलन में क्या क्या, सीकम, कॉलन और रेक्टम कैनाल रहेगा। सीकम क्या क्या इंक्लूड करेगा, अपेंडिक्स भी आपका सीकम में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कॉलन कैनाल है, और ये जो पोर्शन है ये रेक्टम पोर्शन है। ठीक है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को मीन्स वेस्ट को क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, इजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, इजेशन किया जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि बस यही काम करना है इसको, और कोई काम नहीं है क्या इसके पास,
हम तो वैसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाला है। कहीं हमने नहीं पढ़ा कि वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो खाने के बाद पानी भी तो पीते हो आप, पहले भी पीते हो। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पे होने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। अभी यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स छोड़े, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। चलिए उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है और कहीं नहीं। तो क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों भाई, पूरे पूरी इंटेस्टाइन में क्यों नहीं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्यों नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बेटा कि मैंने अभी बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कंप्लीट डाइजेशन जब तक होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिलेंगे नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिले कहाँ, मिनरल्स और आयंस के, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और इसके अलावा इसके पास विलाई प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये विली है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है जिसपे इस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये विली है। तो जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली, वो इस विली के थ्रू एब्जॉर्ब होकर इन ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, तो इनको ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर ब्लड इसको लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था एब्जॉर्प्शन। जो मिनरल्स और आयंस हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे विली के थ्रू, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद प्रोसेस आएगा एसिमिलेशन का। तो एब्जॉर्ब करके कहाँ गया, ये ब्लड में गया और ब्लड से बॉडी सेल्स में। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी मिनरल्स और आयंस ब्लड में एब्जॉर्ब हुए वो सेल्स यूज कर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अलग 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 फंक्शंस के लिए, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। इजेशन का मतलब है कि जो वेस्ट था, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो बचा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया, उसको बॉडी के बाहर जब रिमूव किया उसको हमने बोला इजेशन। गेट दैट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, किस तरह से सब कुछ डाइजेस्ट कर रहा है और किस तरह से हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एंड पे हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के बाद। बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल।